तो बच्चों हम देख रहे हैं हमारी 11th क्लास का 13 चैप्टर जिसका पार्ट 8 आज हम देख रहे हैं। अब चूंकि हमने लास्ट पार्ट में, लास्ट वीडियो में एटीपी बना लिया, NADPH बना लिया, फिर हमने देखा कि किस तरीके से ये अप्रकाशिक अभिक्रिया में हेल्प कर रही है, तो आज अपन को डिटेल में पढ़ना है कि एटीपी और NADPH जो बन गए हैं प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद, वो अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए क्यों यूटिलाइजेशन में आते हैं, क्यों उपयोगी है। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। एटीपी तथा NADPH कहाँ उपयोग में होते हैं, ये हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में ही जस्ट, बट फिर भी मैं आपको बुकिश लैंग्वेज इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि देखो बच्चों, आपका माइंड एक बार सेट होता होगा, बार बार आप यही सोचते होंगे कि मैडम पूरी बुक उठा के दे देती है। मेरा एजेंडा बुक उठा करके देने का नहीं है, मेरा मतलब ये है कि देखो जो NCERT है बिल्कुल नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। आपको पता है नीट में जो सिलेबस आता है वो NCERT से उठ के आता है, एग्जाम्पल तक भी NCERT से आते हैं। तो कहीं एक लाइन आपकी छूट गई और नीट में वही आ गई तो तुम क्या करोगे? दे दो 1.5 लाख नीट की कोचिंग के लिए, पैसे दे दो। जब तुम्हें ये चीज़ें यूटिलाइज करवा रहे हैं, जब तुम्हें इजीली परोस रहे हैं, तो तुम उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों ये ताबड़तोड़ में लगे हुए हो कि मैडम आप भी पूरा चैप्टर ला रहे हो, मैडम आप ये पूरी कहानी गा रहे हो। बच्चों हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हम आपके भले के लिए सोच रहे हैं कि एक एक लाइन में यदि कोई मीनिंग है तो वो आप तक पहुंच जाए। पूरा चैप्टर तो मैं भी नहीं रहती, कट पिट कर करके जो इम्पॉर्टेंट है, जो चेंज करने होते हैं मैं करती हूँ, डायग्राम भी डालती हूँ अलग से ताकि आपको इजी हो जाए। हर डायग्राम को समझाती इसलिए हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि अरे मैडम तो कॉपी किताब वाला छाप रही। नहीं, मैं आपको हर लाइन के लिए प्रिपेयर कराती हूँ। हर लाइन जो लिखी हुई होती है वो मैं ब्लैक बोर्ड पे पहले बनाती हूँ, या सॉरी ब्लैक बोर्ड तो नहीं बोलूँगी, बोर्ड पे मैं पहले बनाती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो ये ना फालतू चीज़ सोचने से बढ़िया है कि जो चीज़ें मिल रही है उसका उपयोग करें। प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद एटीपी और NADPH तथा O2 है। ये हम देख चुके हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद, आपसे क्वेश्चन आ सकता है नीट में, प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद क्या है? तो एटीपी, NADPH और O2 ये प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद हैं। इनमें से O2 क्लोरोप्लास्ट के बाहर विस्तृत हो जाती है। ठीक है, ये स्टोमेटा से बाहर चली जाती है और ह्यूमन के नोज में, ठीक है, ह्यूमन के नोज में चली जाती है, यानी कि अपने नोज में आ जाती है। फाइन। जबकि एटीपी व NADPH का उपयोग आहार अथवा शर्करा को संश्लेषित करने की प्रक्रिया में होता है, यानी कि जो ये बनता है उसके लिए एटीपी और NADPH का यूटिलाइजेशन किया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण चरण होता है, ध्यान रखिएगा ये बात। नीट के लिए ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में, जैव संश्लेषण में क्या होता है? तो जैव संश्लेषण में क्या होता है? जब एटीपी और NADPH का उपयोग शर्करा को बनाने में किया जाता है। क्लियर बात? यह प्रक्रिया परोक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अब अपन क्या कर रहे हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया कर रहे हैं। तो सूर्य की रोशनी में, ये नहीं कह रहा कि रात को बन रहा है खाना या रात को अप्रकाशिक अभिक्रिया हो रही है, हम कह रहे हैं कि जो सूर्य की सीधी रोशनी ग्रहण करके तो प्रकाशिक अभिक्रिया हो रही है और एटीपी और NADPH बन रहा है, लेकिन जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो इसके उत्पाद पर निर्भर करती है, इसलिए हम उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। बाकी अंधेरे में ये रिएक्शन होती है ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। ठीक है, तो ये प्रकाश की प्रक्रियाओं के उत्पादों अर्थात NADPH और ATP के अतिरिक्त CO2 व H2O के पर निर्भर रहती है, यानी कि जल पर निर्भर रहती है। कैसे होती है मैं तुम्हें सारा समझाऊंगी। प्रकाश उपलब्ध ना होने के तुरंत बाद कुछ समय तक के लिए जैव संश्लेषण प्रक्रिया जारी रहती है। प्रकाश उपलब्ध न होने के तुरंत बाद कुछ समय तक ये जैव संश्लेषण, यानी कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो, और इसके बाद बंद हो जाती है जब पुनः प्रकाश उपलब्ध हो जाता है। तो यानी कि क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो कि देखो जैव संश्लेषण चरण को अप्रकाशिक अभिक्रिया कहना एक मिथ्या है, हाँ या ना? ये तुम्हें सोचना है और मुझे आंसर करना है। अब सुनो, हाँ ये गलत चीज आ गई, एक बार वापस से देख लो।
लास्ट वीडियो में जो लास्ट में कहानी समझाई थी वापस समझा रही हूँ, अच्छे से सुन लेना। प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या बन गया, O2 बन गया है, इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, PS फर्स्ट के पास आया, यहाँ पर अपने पास FD के पास आया, फिर यहाँ पर NADP, NADPH प्लस बन गया, ठीक है। यहाँ पर से प्रोटॉन पंप आया, प्रोटॉन बाहर निकला, ADP से ATP बन गई। ये हमारी क्या है, प्रकाशिक अभिक्रिया है। ये क्या है, प्रकाशिक अभिक्रिया है। अब हमें पता लगाना है कि ये जो ATP है और ये जो NADPH है इसका क्या रोल है। तो हम कह रहे हैं कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि जो जैव संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है, ठीक है। स्ट्रोमा में हो रही है तो CO2 आ रहा है, H2O हम देते ही हैं, ठीक है, H2 और CO2 आ रहा है और ये क्या बना रहा है, C6H12O6 प्लस C6H12 प्लस H2O प्लस O2, ठीक है। तो अब तुम देखो अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या हुआ, H2 और CO2 मिला और इसने क्या बनाया है, शर्करा बनाई है। तो तुम्हारे को ये सोचने की वाली बात है कि मैडम ये ATP और NADPH का तो रोल आपने बताया ही नहीं हमें। तुमने पूछा, तुमने सोचा कि ये इतने देर से हम जो गाना गा रहे हैं कि मैम बोल रही है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया किस पे निर्भर है, प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों पर, लेकिन हमें तो समझ में ही नहीं आया। हमें तो एक बार भी मैम ने नहीं बोला कि भाई तुमने ATP कहाँ यूज़ लिया, NADPH कहाँ यूज़ लिया। तो बेटा अब बता रही हूँ मैं, अब अच्छे से सुनो। ये जो NADPH का जो ये प्रोटॉन है ये हेल्प करता है इस CO2 को तोड़ने में, रिडक्शन करने में, ठीक है। ध्यान रखना अप्रकाशिक अभिक्रिया में जब केल्विन साइकिल चलता है, जब अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है तो CO2 का रिडक्शन जो होता है वो रिडक्शन किसके द्वारा होता है, NADPH प्लस के द्वारा। ये अपना प्रोटॉन इसको देता है और CO2 का रिडक्शन करवाता है, ये ध्यान रखना। वापस बता रही हूँ, सुन लो गौर से कि किस तरीके से अप्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद जो हैं उन पर अप्रकाशिक अभिक्रिया निर्भर करती है। NADPH प्लस ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि CO2 का रिडक्शन हो रहा है इसलिए। और ATP जो ये शुगर बनेगा, ये जो शर्करा बनेगा, उसको चाहिए एनर्जी, उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इस साइकिल को चलाने के लिए, इस साइकिल को C3 साइकिल को चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन देता है, ATP। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में अप्रकाशिक डार्क रिएक्शन में ATP एज अ एनर्जी काम करता है और NADPH प्लस रिडक्शन की तरह कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर दैट, यही चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से अप्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर करती है। स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब देखो आगे, जैव संश्लेषण चरण में ATP तथा NADPH का उपयोग कैसे होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखो, H2 के साथ CO2 के मिलने से CH2N अथवा शर्करा उत्पादित होती है। H2 और CO2 के मिलने से शर्करा उत्पादित होती है, यही बात बोली है। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद लाभदायी उपयोग हेतु रेडियो आइसोटॉपिक का उपयोग किया जाता है। रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, उनका उपयोग किया गया कब, जब सेकेंड वॉर हो गया था उसके बाद में, जब रेडियो आइसोटॉप्स हमारे पास आए परमाणु बम की वजह से, तो उन रेडियो आइसोटॉप का यूज़ हमने हमारे उपयोग के लिए लेना स्टार्ट कर दिया। तो एक साइंटिस्ट थे मेल्विन कैल्विन, क्या नाम था, मेल्विन कैल्विन कैल्विन करके एक नाम था साइंटिस्ट का। उन्होंने इन रेडियो आइसोटॉप का यूज़ लिया और उन्होंने शैवाल, क्वेश्चन आता है नीट में, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली बातें, सुन लो अच्छे से, ठीक है।
नीट में पूछा जाता है कि जो मेल्विन केल्विन थे उन्होंने किस पे रेडियो आइसोटॉप यूज़ किया था, तो आप बोलोगे शैवाल में। रेडियो एक्टिव 14C कार्बन 14, कार्बन 14 का उपयोग किया था। कार्बन 14 क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, किसका? कार्बन का। ये ध्यान रखना, कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है कौन? C14। किसने यूज़ किया था? मेल्विन केल्विन ने यूज़ किया था। किस में यूज़ किया था? शैवाल में यूज़ किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करना था उनको। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन करते हुए ये पाया कि CO2 यौगीकरण जो फिक्सेशन होता है उसका पहला उत्पाद एक 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल है। नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम आई क्लियर? समझ में आ रही है चीज़ें कि भैया आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो केल्विन साइकिल है किसने दिया है ना, तो मेल्विन केल्विन ने दिया। कैसे दिया? इन्होंने रेडियो आइसोटॉप का यूज़ किया। कौन से रेडियो आइसोटॉप का? C14 का, कार्बन 14 का यूज़ किया, कार्बन 14 का यूज़ किया। क्यों किया? कहाँ किया? शैवाल में किया। क्यों किया? प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करने के लिए। यदि प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करने के लिए इन्होंने C14 का यूटिलाइज़ किया तो क्या पता लगा? ये पता लगा कि भाई हमारे प्रकाश संश्लेषण में जब फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का जब फिक्सेशन हो रहा है, यौगिकीकरण हो रहा है, तो उस फिक्सेशन की वजह से 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट हमें मिलता है, 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल हमें मिलता है। इसी वजह से देखो इसने ये मतलब ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये साइकिल बनाया तो इसलिए इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। C3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने बोला 3 कार्बन वाला, C3 वाला कार्बन वाला हमें यौगिक मिलता है, पहला यौगिक मिलता है कार्बन के यौगिकीकरण से, इसलिए हम इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। क्लियर दैट? इसके साथ ही उसने संपूर्ण जैव संश्लेषण पथ की खोज केल्विन चक्र कहते हैं। ठीक है, केल्विन चक्र इस तरीके से बनाया इन्होंने। C3 इस तरीके से होता है, ये अपन अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्ट में। केल्विन साइकिल क्या होता है अभी समझ लो। इससे पहले उत्पाद का नाम 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। C3 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड हमें मिल रहा है, जिसको संक्षेप में हम क्या बोलते हैं? 3PGA। याद रखने वाली बात है ये, 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसी वजह से इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने जानने का यह भी प्रयत्न किया कि CO2 के यौगिकीकरण यानी कि स्थिरीकरण फिक्सेशन से जो पहला उत्पाद बना है PGA, क्या अन्य पौधों में भी ऐसा ही उत्पाद बनता है? तो उन्होंने और डिस्कवरी करी। डिस्कवरी करने से उन्होंने क्या पता लगाया कि बहुत सारे पौधों में व्यापक शोध किए, जहाँ पर ये पता लगा कि CO2 की फिक्सेशन से पहला स्थायी उत्पाद, मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बातें, ये पढ़ने में लग रहा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि CO2 का यौगिकीकरण हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है, तो हमें क्या मिला? 3 कार्बन वाला यौगिक मिला, अम्ल मिला, है ना, कार्बनिक अम्ल मिला। क्या नाम रखा हमने? 3PGA। क्यों? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिला, इसलिए हमने इसको C3 साइकिल बोल दिया। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने बोला क्या सारे पौधों में ये C3 साइकिल चलता है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, जहाँ पर कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है और अपन को 3 कार्बन वाला पदार्थ मिल रहा है तो दैट मीन्स वो C3 साइकिल है। लेकिन कुछ हमने देखा, क्या देखा कि एक कार्बनिक और अम्ल था जो 4 कार्बन वाला था, जो 4 कार्बन वाला था, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल मिला। इस वजह से जिन पौधों में ये 4 कार्बनिक वाला पदार्थ मिला OOA, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला C4 पथ। क्या बोला? C4 पथ। तो तब से प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 के समांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन, क्या हुआ? एसिमिलेशन के दौरान हमें 2 पथ मिले, 2 विधियां मिली कि भाई
CO2 का यौगिकीकरण हुआ तो हमें 3PGA मिला, है ना, जिसको हम C3 पद कहते हैं। लेकिन यदि C4 अम्ल मिला, OOA मिला और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड मिला, तो हमने क्या बोला, उसको C4 अम्ल मिला, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, C4 पाथवे कह रहे हैं। CO2 के प्राथमिक ग्राही कौन है? CO2 के प्राथमिक ग्राही, CO2 के प्राथमिक ग्राही, मैं ये नहीं कह रही PS1 का प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही या PS2 का प्राथमिक ग्राही, मैं पूछ रही हूँ CO2 का प्राथमिक ग्राही, यानी केल्विन साइकिल में CO2 को सबसे पहले ग्रहण करने वाला एंजाइम कौन है? क्वेश्चन को सुनो, CO2 को सबसे पहले ग्रहण करने वाला एंजाइम कौन है, ये पूछा जा रहा है। प्राथमिक ग्राही किसके लिए पूछा जा रहा है? इस CO2 के लिए। तो क्वेश्चन समझ के करना। PS फर्स्ट के लिए पूछेगा तो तुम बोलोगे फेरिडॉक्सिन, PS सेकंड के लिए बोलेगा तो तुम बोलोगे फियोफाइटिन, ठीक है, ध्यान रखना, ये फियोफाइटिन और फेरिडॉक्सिन ये किसके लिए? PS फर्स्ट और PS सेकंड के लिए। लेकिन CO2 के लिए तुम्हें पूछ रहे हैं केल्विन साइकिल के दौरान, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? रुबिस्को, वो अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है रुबिस्को, ये एंजाइम होता है जो सबसे पहले CO2 को ग्रहण करता है। कब? जब केल्विन साइकिल चल रहा होता है, केल्विन साइकिल में फिक्सेशन हो रहा होता है। गेट इट? तो CO2 ग्राह करने के बाद 3 कार्बन यौगिक अर्थात PGA बनता है। ग्रहण करने के बाद, लाइन पढ़ लो, कहीं ये सोचो अरे मैडम PGA लिखा हुआ है, नहीं, ग्रहण करने के बाद। लेकिन ग्रहण कौन कर रहा है? ये है कार्बन, इसको ये ग्रहण कर रहा है और ये मॉलिक्यूल बन रहा है 3PGA, ये बन रहा है 3PGA, ये हमारे पास कार्बन है, इसको ग्रहण करा किसी ने और 3PGA बनाया। तो ये ग्रहण करने वाला कौन है, ये हमें बताना है। ये ग्राही अणु एक 5 कार्बन वाला होता है, ठीक है। ये जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, अभी मैं याद करवा देती हूँ। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, ठीक है। तो बिस्फोट कहलाता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कार्बन को, जब कार्बन का यौगिकीकरण होता है तो उस समय कार्बन को ग्रहण करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो 5 कार्बन वाला होता है, जिसको हम रुबिस्को कहते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों का ये मानना था कि चूंकि पहला उत्पाद C3 अम्ल था तो प्राथमिक ग्राही 2 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए, है ना। C3 है तो अब अपने पास कार्बन तो है, इसको ग्रहण करके C3 बना रहा है। लेकिन हमने तो यहाँ क्या बोला है कि C5 वाला कोई कार्बन डाला है, ये कैसे पॉसिबल है, ये बात बता लगन। तो इनसे पहले 2 कार्बन कंपाउंड को पहचानने के लिए कई वर्ष तक प्रयत्न किए कि ये 2 कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल कौन है। मतलब C1 हमारे पास है, C2 डालोगे फिर C3 बनेगा, यही होना चाहिए। लेकिन हम बोल रहे हैं C1 है, C5 डाला है और C3 बना है, कैसे? तो इसका पता लगाने के लिए इन्होंने क्या किया, प्रयत्न किए। अतः उन्होंने 5 कार्बन वाले RUBP की खोज में सफलता प्राप्त करी, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। हमने इस वाले पार्ट में क्या देखा, देखो इंपॉर्टेंट बातें देखिए। हमने देखा कि किस तरीके से जो ATP है, ADP का उपयोग कैसे किया जाता है। फिर हमने देखा कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया से जो उत्पाद बने हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ हमने NADP यूज़ किया एज ए रिडक्शन, ठीक है। और हमने ATP का कैसे यूज़ किया एज ए एनर्जी सोर्स, ठीक है। किसके लिए? C3 साइकिल के लिए। C3 साइकिल को C3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा पहला स्थायी जो कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है, जिसको हमने 3PGA कहा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोला, ठीक है। और कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने उसका मतलब आविष्कार किया था या उसकी खोज करी थी, इस वजह से उसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। फिर हमने बोला कि क्या सभी पौधों में C3 पाया जाता है? नहीं, कुछ पौधों में C4 भी पाया जाता है, जहाँ पर कार्बन के एसिमिलेशन से जब 4 कार्बन वाला यौगिक मिलेगा तो उसको हम C4 पद कहेंगे, हमने ये बात करी। फिर हमने बोला कि भाई जो CO2 का ग्राही है वो कौन है? नहीं, इससे पहले हमने बोला कि जो मेल्विन कैल्विन थे उन्होंने रेडियो आइसोटॉप कार्बन 14 की सहायता से प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करने के लिए उपयोग लिया, किसमें? शैवाल में, क्लियर दैट। और फिर उन्होंने पाया कि भाई कोई मॉलिक्यूल है जो कि 3 कार्बन वाला है, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने देखा CO2 ग्राही कौन है?
5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि C3 बना रहा है C1 से, तो कोई जो मॉलिक्यूल है जो CO2 को ग्रहण कर रहा है वो C2 होना चाहिए, मतलब 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है जिसको हमने रुबिस्को कहा है। क्लियर दैट, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे केल्विन साइकिल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा? केल्विन साइकिल। जब तक धन्यवाद।